हेलो साथियों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो प्रस्तुत हूँ भाई आज फिर आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट 3 लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग टू मेंस, एमपी टेट वर्ग टू मेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, इवन मैं तो कहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वो टीजीटी का एग्जाम है, इवन पीजीटी का भी एग्जाम है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है। बट आज की जो स्पेशली प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो एमपी टेट वर्ग 2 के लिए और बीपीएससी के लिए है। ठीक है भाई। और बायोलॉजी की आज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर चल रही है 11 बजे सुबह से। ठीक है ना भाई। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी डेली आप लोगों के लिए कोर्स ऑफ द डे नेम से एक प्रोग्राम ला रहा है, जिसमें आपको डेली एक स्पेशल ऑफर दिया जाता है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है भाई। तो आज का जो कोर्स ऑफ द डे है, आज का जो कोर्स ऑफ द डे है वो है भाई टीजीटी हिंदी के लिए। किसके लिए? टीजीटी हिंदी के लिए आज का कोर्स ऑफ द डे है। और इसके लिए जो ऑफर प्राइस रखी गई है, आज की जो ऑफर प्राइस रखी गई है टीजीटी हिंदी के लिए, वो रखी गई है भाई 1499 रुपए, मतलब 1500 रुपए के आसपास। ठीक है भाई। और यहां पर देखें तो ऑफर वैलिडिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे है। और अगर हम लोग देखें कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 ईयर है। ठीक है भाई। अगला अगर हम लोग देखें कि हम प्रोवाइड किन चीज़ों को करेंगे, तो हम रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस क्लास कह सकते हैं, डाउट सेशंस, एडवांस नोट्स, पीडीएफ नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भाई। तो इस ऑफर से रिलेटेड अगर आपको जानकारी लेनी है या बैच को ज्वाइन करना है, तो नीचे दिए गए 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर है 9628959237। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अगली बात करें तो आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। तो आप सभी को टीचर्स एकेडमी की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भावी शिक्षक हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं, कुछ लोग पढ़ा भी रहे होंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आपको पता है कि हमारे टोटल 3 बैच इस टाइम पर चल रहे हैं। एक तो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, साइंस 9-10 वर्ग के लिए बैच चल रहा है। और सेकंड आपका है एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए। और थर्ड आपका है बीपीएससी टीआरई, थर्ड आपका हो जाएगा एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए। ये हमारे 3 बैच चल रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर नीचे दिया गया नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी आप लोग ले सकते हैं। और हम लोग प्रोवाइड क्या करेंगे, तो लाइव क्लास है, क्लास नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी भावी टीचर हैं भाई। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, पहला सवाल हम लोग लेते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्लास लेते हैं, विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ इन-सिटू कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन-सिटू कंजर्वेशन। आपसे बोल रहा है नॉट अ मेथड ऑफ इन-सिटू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से हाँ, उस्ताद बादशाह नहीं होता पर बादशाह बना देता है। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थान संरक्षण विधि नहीं है? इन-सिटू कंजर्वेशन बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, नेशनल पार्क है और माइक्रो प्रोपागेशन है। इन-सिटू कंजर्वेशन होता क्या है? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एनिमल प्रोटेक्टेड हैबिटेट में उसको क्या किया जाए, नर्चर किया जाए, उसका देखभाल किया जाए, ध्यान रखा जाए, तो उसे इन-सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और किसी प्लांट एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर लिया जाए तो उसे इन-सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो है ये हम लोग लैब में परफॉर्म कराते हैं। तो ये क्या है, ये इक सीटू है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी क्या है, इक सीटू कंजर्वेशन है। माइक्रो प्रोपागेशन भी क्या है, ये भी टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है। मतलब क्या है भाई, आप बोलेंगे सर ये भी इक सीटू है, तो ये भी इक्स सीटू हुआ, ये भी इक्स सीटू हुआ और ये भी इक्स सीटू हुआ। अब यहां पर राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। और आपसे पूछा है नॉट अ मेथड ऑफ इक सीटू कंजर्वेशन, तो आप बोलेंगे सर नेशनल पार्क जो होता है ये इक सीटू कंजर्वेशन नहीं होता, ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया भाई, निकिता जी का आंसर आया है, महबूब आलम जी का आंसर आया है। क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं होगा भाई, नेशनल पार्क होगा, नेशनल पार्क होगा। यहां पर आंसर आपका होगा नेशनल पार्क, आंसर होगा नेशनल पार्क। ठीक, चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन? कौन सा स्टेटमेंट प्रीडेशन से कनेक्ट नहीं कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन को परिभक्षिता से नहीं जोड़ा जा सकता? हाँ बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ सफारी की अगर हम लोग बात कर लें तो वाइल्ड लाइफ सफारी भी क्या होगा, इक सीटू कंजर्वेशन होगा। अच्छी बात है। अच्छा नोट नहीं देखा था, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग यहां पर देखते हैं प्रीडेशन को किससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। हम लोगों को पता है कि जो प्रे होता, जो आपका प्रीडेटर होता है ये प्रे की स्पीसीज को कभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं करता, बड़ा ही प्रूडेंट होता है, बड़ा ही समझदार होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रे की स्पीसीज को खा के नष्ट कर देता है। तो ये तो हो ही सकता है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी को बढ़ने नहीं देगा। मेंटेन का मतलब है किसी एक स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता प्रीडेटर, वो कंट्रोल में रखता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इट इज नेसेसिएटेड बाय द नेचर, बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कनेक्ट करा सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। बिल्कुल, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, मेंटेन कराता है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ये भी करा सकता है। होता बड़ा चालाक है, कभी पूर्णतया नष्ट नहीं करता प्रे को, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रे को खा के पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। जैसे डोडो को हम लोगों ने खा के समाप्त कर दिया मॉरिशस में। ठीक है भाई, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। नेगेटिवली इंपैक्टेड अगर दोनों हो रहे हैं, अगर दोनों नेगेटिवली क्या हो, इंपैक्टेड हो, प्रे और प्रीडेटर दोनों में नेगेटिवली होगा, तो इसे बोलेंगे क्या? अगर दोनों स्पीसीज नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है दोनों पर, तो इसे बोल देते हैं भाई क्या, इसे बोलेंगे आपका, इसे बोल देंगे कंपटीशन। ये स्टेटमेंट कंपटीशन के लिए सही है। प्रीडेशन में किसी एक को फायदा होता है, प्रीडेशन में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। प्रीडेटर को फायदा होगा, प्रे को नुकसान होगा। तो आंसर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर आपका इनकरेक्ट कौन सा है, डी वाला ही इनकरेक्ट है। इसे हम कनेक्ट नहीं करा सकते, इसे हम प्रीडेशन से कनेक्ट नहीं करा सकते, इस कारण से आपका आंसर बन जाएगा डी। आंसर बनेगा डी, क्योंकि डी स्टेटमेंट कंपटीशन के लिए है, ना कि प्रीडेशन के लिए। बहुत अच्छी बात है, 2 का डी सबका आंसर आया है। हाँ, एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी शायद, यहां तक शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? इनकरेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है, कौन सा युग्म क्या है, बेमेल है। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहां पर वॉल्वॉक्स की बात कर लें, स्टार्च इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होगा, और ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होगा, बोलेंगे सर स्टार्च होगा। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। इक्टोकार्पस, आप बोलेंगे सर ब्राउन एल्गी होता है, और यहां पर फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। यूलोथ्रिक्स की बात करें, ये भी ग्रीन एल्गी है, बट यहां पर मैनिटॉल नहीं होना चाहिए था, यहां पर भी स्टार्च होना चाहिए था।
यहां पर भी स्टार्च होना चाहिए था। मैनिटॉल आपका कहां होता है? तो मैनिटॉल आपका पाया जाएगा ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड होगा मैनिटॉल और लेमिनेरिन। पोरफायरा आपका रेड एल्गी होता है और यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। तो बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? आप बोलेंगे सर सी वाला। सी ही इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर बनेगा। तो 3 का आंसर सबका आ रहा है सी। 3 का आंसर सबका सी ही आ रहा है भाई। बड़ी अच्छी बात है कि 3 का आंसर सबका सी आया। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन भाई, 4था नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 4th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। चौथे नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। आपसे बोल रहा है द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट होता है, जो चीजें बाहर आती हैं, उसको जो पार्टिकुलेट मैटर होगा रिमूव कौन करेगा? कौन सी डिवाइस रिमूव करेगी? आपसे डिवाइस पूछा है। निम्नलिखित में वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र में निर्यातक की उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है? आपका जवाब क्या होगा भाई? आप बोलेंगे सर आंसर यहां पर होना चाहिए। क्या होगा भाई? यहां पर 4th का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग। 4th का आंसर क्या होगा? 4th का आंसर कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कराता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कौन कराएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और कितने परसेंट पार्टिकुलेट मैटर को? तो 99% पार्टिकुलेट मैटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या कराता है? रिमूव करा देता है। पार्टिकुलेट मैटर की साइज क्या होगी? आप बोलेंगे सर साइज होगी 2.5 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर क्या होगी? साइज होगी। साइज होगी 2.5 माइक्रोमीटर। इससे ज्यादा साइज नहीं हो सकती। और 99% पार्टिकुलेट मैटर को कौन हटा देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही रिमूव करा देगा। अब ये साइज दी किसने? इस साइज के बारे में किसने पैरामीटर सेट किया? आप बोलेंगे सीपीसीबी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सीपीसीबी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसे बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया? एक मापन या एक मेजरमेंट दिया, या एक क्या दे दिया? पार्टिकुलर एक साइज निर्धारित कर दी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर से बड़ा नहीं होता, लेस देन होता है, छोटा होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कैटालिटिक, आज का क्वेश्चन डेंजरस है। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा भाई? कैटालिटिक, देखो ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये है भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक। इंसिनरेटर, इसका यूज कहां करेंगे? तो आप बोलेंगे हॉस्पिटल वेस्ट में करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट में करते हैं। भस्म किसे बोल रहे हैं? ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट को क्या करेंगे? इंसिनरेटर का यूज करके उसे ठीक किया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगा? रिसाइकल किया जाएगा या नष्ट किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं? वाटर को क्लीन करने के लिए करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा? तो आप बोलेंगे सर कैटालिटिक कन्वर्टर बना हुआ होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर किस मेटल का बना हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर प्लेटिनम, और होगा पैलेडियम, और होगा रोडियम। रोडियम, ठीक। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम मेटल का बना हुआ होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। हम लोग मान लेते हैं ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। तो ये करेगा क्या? आप बोलेंगे सर ये यहां पर अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन्स को, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में। नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में। किसमें भाई? नाइट्रोजन में। ये काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। और यहां पर जो ये मेटल दिख रहा है ये प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम का बना हुआ है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहां पर प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम मेटल का क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। तो ये आपके
फोर्थ नंबर क्वेश्चन के जवाब रहे। यहां पर आंसर आपका बन जाएगा भाई डी वाला। अगला सवाल, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर का सवाल। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भाई। हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर का सवाल देखा जाए भाई। सर एनसीईआरटी में रिड्यूस हो गया है टॉपिक, सो प्रॉब्लम आ रही है मुझे आंसर देने में। भाई एनसीईआरटी ने प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है, बट आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं वहां पर ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस नहीं हुए हैं महबूब आलम जी। वहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको क्या करना है, वहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको टैकल करने पड़ेंगे, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोग देखिए तो। गुरुजी पानी। चलिए भाई फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर का सवाल यहां पर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। यहां पर आपसे बोला एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड में, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है डी, 2 एटीपी सबका है। नेट गेन आपसे पूछा है ना भाई, 2 एटीपी सबका आंसर आ रहा है, तो हम यहां पर 2 एटीपी तो कर दे रहे हैं, यहां पर हमने 2 कर दिया आंसर, बट 2 होगा कैसे ये भी तो समझ में आना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहां पर ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 एटीपी फॉर्मेशन होता है, 4 एटीपी क्या होगा फॉर्म होगा, 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 2 एटीपी यूज हो जाएगा, 2 एटीपी यूज्ड हो जाएगा। यहां पर 2 NADH2 भी तो बनता है, यहां पर 2 NADH2 भी तो बनता है, बट यहां पर आपसे नेट गेन पूछा है। ये NADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा, लिंक कहां पर जाएगा आपका, ये जाएगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तब तो ये करेंसी ये चेक जो है भजेगा। तो यहां पर एटीपी बना कितना? आप बोलेंगे सर 4 बना था 2 यूज हो गया, तो 2 ही एटीपी तो बना। आउटकम कितने एटीपी का आया? 2 एटीपी का आया। ठीक है, आउटकम कितने एटीपी का आएगा? 2 एटीपी का। आउटकम 2 एटीपी का आ रहा है। आउटकम कितने एटीपी का आया भाई? 2 एटीपी का आया। क्योंकि जब हम लोग फर्मेंटेशन की बात करें, क्योंकि यहां पर जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड के 3 फेट होंगे, या तो ये जाए एक्युमुलेशन हो जाए कहां पर, एनारोबिक रिस्पिरेशन में चला जाए, एक्युमुलेट हो जाए आपके मसल्स में, या तो चला जाए क्या करने, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराने या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराने, या तो चला जाए कहां पर, एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो फेट तो 3 होंगे। अगर ये एनारोबिक रिस्पिरेशन में रह जाएगा तो फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वो भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है। तो कितने % एनर्जी रिलीज करेगा? आप बोलेंगे सर लेस देन 7%। तो आंसर तो यहां पर आपका बनेगा डी वाला। अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए, यहां पर इसका जवाब यहां पर मुझे चाहिए आप लोगों से। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बोल रहा है, कितने % एनर्जी रिलीज होगी? तो लेस देन 7%, अप्रॉक्सीमेटली 15%, मोर देन 18 या अबाउट 10%। इसका जवाब मेरे को चाहिए भाई। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में छापिए जवाब होगा क्या। अभी हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, फर्मेंटेशन में एक भी एटीपी नहीं बनती, फर्मेंटेशन में एक भी एटीपी नहीं बनती। उल्टा होता क्या है, वहां पर NADH2 यूज हो जाता है जो यहां पर ग्लाइकोलिसिस में बना था। तो फर्मेंटेशन में कुल मिला के 2 एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहां से आया है? ग्लाइकोलिसिस से आया है। ये ग्लाइकोलिसिस वाला एटीपी होता है। अब ये 2 एटीपी है, आप खुद सोचो 36 एटीपी बनता है कहां पर? 36 एटीपी आपका बनेगा कहां पर? एरोबिक रिस्पिरेशन में। 2 एटीपी बना एनारोबिक रिस्पिरेशन में। तो अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? लेस देन 7%। और अगर एग्जैक्ट लिखना है तो 5.2%, 5.2% ही क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो आंसर बनेगा
आंसर बनेगा ए वाला, आंसर बनेगा ए वाला, क्योंकि यहां पर फर्मेंटेशन में ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा जो कि ग्लाइकोलिसिस से आएगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 जो बनते हैं वो एल्कोहलिक और आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में रिड्यूस हो जाते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? आंसर आपका क्या बनेगा भाई? ए बनेगा। अगला सवाल, द फ्लावर आर जाइगोमार्फिक इन, जाइगोमार्फिक फ्लावर किसमें मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में से किसमें पुष्प एक व्यास सममित होते हैं? जवाब चाहिए मुझे। जाइगोमार्फिक फ्लावर कहां पर मिलेगा? जाइगोमार्फिक फ्लावर कहां देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड में एक्टिनोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक। गुलमोहर में जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक। कैसिया में, कैसिया में भी जाइगोमार्फिक। धतुरा में एक्टिनोमार्फिक, यहां पर एक्टिनो, और चीली में भी एक्टिनो। एक्टिनो का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर एक्टिनो का मतलब यहां पर हो जाएगा, देखो जाइगो का मतलब तो हो जाता है आपका बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। और यहां पर हो जाएगा आपका, इसे बोल देंगे रेडियल, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो जाइगोमार्फिक दिखा कहां? आप बोलेंगे सर गुलमोहर में दिखा, कैसिया में दिखा, बीन में हो सकता है, पी में हो सकता है। आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर बी और सी ओनली, आंसर बन जाएगा सी आपका, आंसर बनेगा सी। गुलमोहर, कैसिया, पी, बीन। यहां पर देखो मैं बता दे रहा हूं कहां पर क्या होगा। सबसे पहले एक्टिनोमार्फिक, सबसे पहले एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, इसे क्या बोलेंगे? इसे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, इसे रेडियल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा क्या? आप बोलेंगे सर बीएमसी, क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड धतूरा, डीएमसी भाई, बीएमसी नहीं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डीएमसी या एमडीसी, एमडीसी। एम का मतलब मस्टर्ड, एम का मतलब हो जाएगा मस्टर्ड, डी का मतलब धतूरा, और सी का मतलब आप बोलेंगे सर चिली। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग जाइगोमार्फिक की बात कर लें तो जाइगोमार्फिक को बोलते क्या हैं? आप बोलेंगे सर बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री या फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा क्या? आप बोलेंगे सर बीपी गुलकर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीपी गुलकर। याद कर लो, बी का मतलब हो जाएगा बीन, पी का मतलब हो जाएगा पी, गुल का मतलब हो जाएगा गुलमोहर, क्या होगा भाई? बी का मतलब हो जाएगा, जी का मतलब गुलमोहर, और कर का मतलब हो जाएगा कैसिया, क्या होगा? कैसिया। और थर्ड फ्लावर होता है असिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, असिमेट्रिकल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर हमने बताया कि गुलमोहर जाइगोमार्फिक है, कैसिया जाइगोमार्फिक है, मस्टर्ड, धतुरा, चिली कैसे हैं? एक्टिनोमार्फिक होते हैं। तो आंसर आपका बन जाएगा सी, और आप लोगों के जवाब भी करेक्ट आए हुए हैं। ठीक है भाई, हाँ बीपी गुलकर करके याद कर लीजिए तो वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखते हैं यहां पर 8वां नंबर सवाल, 8th नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। 8th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, 8th नंबर क्वेश्चन भाई, 8वां नंबर सवाल पढ़िए आप लोग। बफरिंग हो रहा है, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming। अच्छा, अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? एक बार आप लोग क्लियर करिए, अभी भी बफरिंग हो रही है? सर फ़ॉन्ट साइज बड़ा करें, इसमें बड़ा नहीं कर सकते, इसमें अगर हम चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं बड़ा। ठीक है, हल्का सा बड़ा हम कर सकते हैं। अभी ठीक है? 8th नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए भाई, अब सही है ना? चलिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं,
आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल भाई, यूक्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो डेंसली पैक्ड होगा। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं भाई, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाई नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बिल्कुल, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के द्वारा हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, लपेटे रहता है। देखो डीएनए किसको, मान लेते हैं हिस्टोन ऑक्टामर एक बॉल है और उसे डीएनए लपेट के रखा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 400 बेस पेयर, नहीं भाई, 200 बेस पेयर होता है। तो आंसर कौन कौन से करेक्ट हुए, तो आप बोलेंगे ए, सी और डी। ई वाला भी इनकरेक्ट है। आंसर आपका करेक्ट होगा ए, सी, डी। ए, सी, डी कहां देखने को मिला, आप बोलेंगे सर सी वाला। कौन सा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सबका आंसर सी आ रहा है। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। हेट्रोक्रोमेटिन ये डेंसली पैक्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। चीजें क्लियर हैं यहां तक। अगला चलिए भाई, अगला सवाल। गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। पादप कार्य की वैज्ञानिकों द्वारा गर्डलिंग प्रयोग, कटिबंध प्रयोग उस पादप ऊतक की पहचान के लिए किया गया जिसके द्वारा, किस पादप ऊतक के पहचान के लिए गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। आइए समझते हैं। ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड, osmosis is observed, osmosis is observed, water is transported, food is transported। इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये किसी प्लांट का स्टेम है, हमने इसमें क्या किया, इसका बार्क हटा दिया। ये एक प्लांट है, इसका बार्क हमने हटा दिया। ये कोई एक प्लांट है, ठीक है भाई। यहां पर ये इसका जाइलम दिखने लगा, जाइलम का पोर्शन दिखने लगा। यहां पर जो बार्क प्रेजेंट था इसे हमने हटा दिया। बार्क को क्या किया, रिमूव कर दिया। बार्क हटाया तो फ्लोएम भी हट गया, तो क्या हुआ, फ्लोएम भी रिमूव हो गया। अब आप बताओ, फूड यहां पर लीफ अगर लगी हुई है, यहां पर फूड का फॉर्मेशन हुआ, फूड इधर की तरफ बढ़ा, तो क्या वो नीचे आ पाएगा। आप बोलेंगे सर फ्लोएम है ही नहीं तो फूड नीचे आएगा कैसे। फूड यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक नोड का फॉर्मेशन करेगा। तो पता क्या चला, गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराता है। क्या मालूम चला, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराएगा। यहां पर मालूम क्या चला, क्योंकि यहां जाइलम से वाटर तो जा ही रहा है, यहां पर रूट है और यहां से वाटर ऊपर जा रहा है जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम तो है, तो इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था। ट्रांसपोर्ट रुका किसका, फूड का रुका, क्योंकि फ्लोएम गायब कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि फ्लोएम गायब किया था। तो यहां पर पहले रूट डाई करेगी कि सूट, तो आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में रूट डाई फर्स्ट, रूट डाई फर्स्ट, अल्टीमेटली सूट डाई, अल्टीमेटली सूट डाई। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होगा, आप बोलेंगे सर फूड रूट के पास आ नहीं पाएगा, इसे रूट को फूड मिलेगा नहीं और रूट क्या कर जाएगी, डाई कर जाएगी। तो रूट पहले मरेगी, बाद में सूट की डेथ होगी। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर सी आपका आंसर होगा, सी ही करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी सबका आंसर आया है और वो करेक्ट आंसर भी है। सी सबका आंसर आया है, करेक्ट भी है भाई, बिल्कुल। रूट डाई फर्स्ट, अल्टीमेटली सूट डाई। बहुत अच्छी बात है, सबका जवाब आ गया है। अनुराधा जी, निकिता जी, उमा जी। चलिए अगला सवाल, अशोक चौहान जी का आंसर आया है। हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं भाई। Which of the following is not observed during apoplastic pathway? Not observed during apoplastic pathway. निम्नलिखित में से एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, चीजें क्लियर करते हैं। एपोप्लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, बिल्कुल सही है भाई। एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं होता, कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल ऑफ द सेल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यही गलत है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आई तो एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो जाएगा, ये सिम्प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिम्प्लास्टिक हो जाएगा, क्योंकि एपोप्लास्टिक पाथवे नॉन लिविंग पाथवे होता है, ये नॉन लिविंग पाथवे होता है। यहां पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का केस ही नहीं बनेगा, तो इनकरेक्ट होगा कौन, आप बोलेंगे सर डी ही अपना आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा, डी आंसर बन जाएगा, आंसर बनेगा डी वाला। बहुत बढ़िया, सबका जवाब डी आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन है। आंसर सब क्या बनेगा भाई, आंसर बन जाएगा सर डी वाला। रीजन क्लियर हुआ क्यों डी बनेगा आंसर, हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Which one of the following produces nitrogen fixation nodule on the root of Elnus? एलनस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नोड्यूल कौन बनाएगा, एलनस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नोड्यूल कौन बनाएगा, यहां पर बताइएगा। एलनस की रूट में आप बोलेंगे सर बेजरिंकिया, ये क्या होता है, तो मैं बता देता हूं, बेजरिंकिया आपका होगा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर, ये फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसर है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसर है या फिक्सेशन कराता है, ठीक। राइजोबियम ये लेग्यूम प्लांट के रूट में पाया जाएगा, लेग्यूम प्लांट रूट्स के साथ एसोसिएशन शो करेगा। फ्रैंकिया ये एलनस के साथ एसोसिएशन शो करेगा। एलनस होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये नॉन लेग्यूम प्लांट होता है, ये नॉन लेग्यूम प्लांट होगा, ठीक। और रोडोस्पाइरिलम तो ये फ्री लिविंग एनारोबिक होगा, ये फ्री लिविंग एनारोबिक, फ्री लिविंग तो होगा बट एन एरोबिक होगा नाइट्रोजन फिक्सेसर, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। तो आंसर आपका बनेगा क्या, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, आंसर बनेगा सी वाला, आंसर बनेगा सी वाला। बहुत बढ़िया 2023 नीट का क्वेश्चन है ये, अच्छा आया होगा, हमने देखा नहीं भाई, हमको ध्यान नहीं है, ठीक है, आया होगा बट आंसर होगा यहाँ पर ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर यहाँ पर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगला सवाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है इज कंपोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोड का बही कंकाल किसका बना हुआ होता है, ग्लूकोसामाइन का, क्यूटीन का, सेलुलोज का कि काइटिन का, बताइए। एक्सोस्केलेटन, हाँ कैजुरीना भी हो सकता है भाई, एलनस के साथ कैजुरीना भी हो सकता है, कैजुरीना बिल्कुल हो सकता है। जियोलॉजी वाले भाई सब बोले हैं कि कैजुरीना, बिल्कुल सही है, सच बात है भाई। यहां पर हम लोग देखते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आप बोल रहे हैं, कुछ लोग क्यूटीन बोल रहे हैं, ना तो ग्लूकोसामाइन होगा, न ग्लूकोसामाइन होगा, न क्यूटीन होगा, न ही सेलुलोज होगा, आंसर होगा काइटिन। अरे भाई काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और इस काइटिन का जो फॉर्मेशन कौन कराएगा, तो काइटिन होमोपॉलीमर होता है, काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये होमोपॉलीमर होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का, ग्लूकोसामाइन का, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का क्या होता है, ये होमोपॉलीमर होता है। तो आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर काइटिन, और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या करता है, ये फंगल सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करेगा, तो आंसर आपका बनेगा काइटिन। अच्छा क्यूटीन को काइटिन पढ़ लिया, नहीं, क्यूटीन क्या होता है, एक तरीके से वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर रिपेलेंट होगा, रिपेलेंट होगा, क्यूटिकल, जनरली ये क्यूटिकल का फॉर्मेशन कराता है, ठीक, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, लीव्स में देखने को आपको मिलेगा, तो आंसर तो आपका डी बनने वाला है। अगला सवाल, द इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल, इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस रेफरेंस में। दिल्ली में बसों को संपूर्ण बसों को क्या किया, डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट किया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
भाई दिल्ली में किया क्या गया, जितनी भी डीजल बसें थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, सीएनजी में। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इस संदर्भ में, आइए पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, बिल्कुल सीएनजी में कोई भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मिलावट नहीं कर सकते, तो ये तो करेक्ट है। सीएनजी बर्न मोर इफिशिएंटली देन डीजल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट, अरे नहीं भाई, सीएनजी के लिए डीजल इंजन का उसी इंजन का इस्तेमाल थोड़ी होगा, सीएनजी के लिए उसी इंजन का इस्तेमाल थोड़ी किया जाएगा। तो आंसर आपका इनकरेक्ट कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर सी वाला। इट इज चीपर देन डीजल, बिल्कुल डीजल से सस्ता पड़ता है, तो आंसर बनेगा सी। 13 का ए नहीं होगा, सी होगा भाई। सूची जी 13 का सी होना चाहिए। सेम, अरे भाई सेम डीजल इंजन में ही सीएनजी थोड़ी फिट कर देंगे हम लोग, ऐसा नहीं था। ठीक है, आंसर आपका बनेगा सी, आंसर सी बनेगा आपका। अगला सवाल, इफ जेनेटिसिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग, सवाल बड़ा तगड़ा है। ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ब्लाइंड अप्रोच की बात किया है फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट, द मेथडोलॉजी अडेप्टेड बाय हिम कॉल्ड, हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ब्लाइंड अप्रोच के फॉर्म में किसका यूज किया गया था, जो कि किसमें यूज हो रहा था, होल जीनोम को क्या कर रहा था, सीक्वेंस करने का काम कर रहा था। यहां पर बताइएगा, कुछ लोगों का जवाब अभी भी सी आ ही गया है। अच्छा बी सेंगर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कंप्यूटर साइंस का, और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या करें, बायोलॉजी में उसका यूज करें, तो उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलेंगे। सीक्वेंस एनोटेशन, बिल्कुल सही जवाब होगा सीक्वेंस एनोटेशन। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, एक एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन में हम लोग होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, होल जीनोम की सीक्वेंसिंग देख लेते हैं, तो आंसर आपका बनेगा क्या, आंसर बन जाएगा बी सीक्वेंस एनोटेशन। हाँ फ्रेडरिक सेंगर साहब ने, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हैं, सबका आंसर भी आ रहा है, जैसे सुची जी, उमा जी, अनुराधा जी, महबूब आलम जी, सबका आंसर भी ही आया है, तो अच्छी बात है, बड़ी भाई बढ़िया बात है भाई। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हटा हुआ हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिए भाई। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए अपन को। चलिए यहां पर अगर हम देखें, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजिली बाई पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको हमने बताया था MADAM, मतलब उल्टा सीधा एक समान, चाहे इस साइड से इधर पढ़े तब भी MADAM है, इधर से इधर जाएं तब भी MADAM है। तो यहां पर ऐसा सीक्वेंस कौन सा दिख रहा है, ऐसा कौन सा सीक्वेंस यहां देखने को मिल रहा है भाई, ऐसा कौन सा सीक्वेंस यहां देखने को मिल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया अनुराधा जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था, कंप्लीट 2003 में हुआ था। यहां पर कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है, आइए चेक करते हैं। यहां लिखा है GTATTC, इधर से पढ़ते हैं GA आ गया, ये कट गया भाई, GAT इधर से AGT ये भी कट गया, उल्टा सीधा एक समान आना चाहिए। ये 5' to 3' है, 3' to 5' है, ठीक है, दो स्ट्रैंड की बात हो रही है। GAATTC आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सी वाला। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होगा भाई, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा सी, जिसे हम लोग घटक से याद करेंगे इस तरीके से। इसे मान लेते हैं 5' एंड, यहां पर GAATTC क्या है, TTC 3' एंड, अब यहां पर 3' एंड है, यहां पर 5' एंड है, तो यहां पर क्या होगा, आप बोलेंगे सर CTT और यहां पर हो जाएगा AAG। अब देखो यहां पर इधर से इधर पढ़ें या इधर से इधर पढ़ें, दोनों सेम दिखेगा, GAATTC, इधर से GAATTC, ठीक। 5' to 3' एंड पर जब भी हम जाएंगे तो ये उल्टा सीधा एक समान देखने को मिलेगा, दैट्स वाई आंसर आपका हो जाएगा सी। इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा सी। याद करने का तरीका है घटक, क्या है भाई, घटक।
इधर से भी घटक, इधर से भी घटक। ठीक, चलो अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिलरेटेड फास्फोरस साइकिल? फास्फोरस साइकिल को कौन एक्सिलरेट करेगा? निम्नलिखित में से फास्फोरस चक्र को चक्र की गति कौन बढ़ाता है? फास्फोरस चक्र की गति को कौन बढ़ाता है भाई? निम्नलिखित में से फास्फोरस चक्र के गति को कौन बढ़ाता है? सवाल आपके सामने है। रेनफॉल एंड स्टॉर्म, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ाते हैं, ये सब CO2 इंक्रीज कराते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना। विदरिंग ऑफ रॉक, यही क्या करेगा? यही आपका गति प्रदान करेगा फास्फोरस साइकिल को। रीजन क्या होता है? रॉक जो होता है ये नेचुरल रिजर्वायर होता है। रॉक जो होता है ये नेचुरल प्राकृतिक क्या होता है? रिजर्वायर होता है। नेचुरल रिजर्वायर होगा किसके लिए? आप बोलेंगे सर फॉस्फेट के लिए या फास्फोरस के लिए। किसके लिए भाई? फास्फोरस या फास्फेट के लिए। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा डी। आंसर बन जाएगा डी। बहुत बढ़िया भाई, आंसर डी। 16 का आंसर सबका डी बनेगा। सबका ऑप्शन आ गया आंसर डी। हाँ, आंसर डी ही बनेगा। सबका सही है भाई, जितने लोगों ने जवाब दिया है सबका सही है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल। ट्रांसपोजांस कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसपोजांस का यूज हम लोग कहां करते हैं? निम्नलिखित में से दिए गए जो भी यहां पर आपके दिए गए सीक्वेंस हैं या जो भी चीजें दी गई हैं ऑप्शंस में, इनमें ट्रांसपोजांस का यूज हम करेंगे कहां पर? किसका यूज? ट्रांसपोजांस का यूज। बताइएगा, ट्रांसपोजांस का यूज हम कहां करेंगे? आप बोलेंगे सर ट्रांसपोजांस को ही बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजांस को बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसी को बोल देंगे सर जंपिंग जीन। इसी को बोल देंगे जंपिंग जीन। और इसकी खोज की थी बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने कहां से खोज की थी? आप बोलेंगे सर मेज से। कहां से? मक्के से। मेज से इन्होंने ट्रांसपोजांस की खोज की जिसे जंपिंग जीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? जंपिंग जीन बोला जाता है। बारबरा मैकक्लिंटॉक मेल थी या फीमेल? बारबरा मैकक्लिंटॉक मेल थे या फीमेल थे? बताइए भाई। हाँ, जंपिंग जीन बोलते हैं। और इसका यूज करेंगे कहां? तो यहां है भाई जीन साइलेंसिंग में। इसका यूज करते हैं जीन साइलेंसिंग में या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने में। इसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आरएनए आई। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस में या जीन साइलेंसिंग में। जीन साइलेंसिंग में ट्रांसपोजांस का यूज किया जाता है। ठीक है जी। हाँ, बारबरा मैकक्लिंटॉक हाँ फीमेल थी। जुलाजी वाला भाई साहब का आंसर आया है फीमेल। बहुत अच्छी बात है, ये फीमेल थी। चलिए, चीजें क्लियर हो गई आपकी कि नहीं? जीन साइलेंसिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? हो रही होंगी, होंगी क्यों नहीं। चलिए, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं सॉल्यूशन में, विल, एक दिए गए विलयन में विलेय मिलाने से क्या होगा? विलेय मिलाने से क्या होगा? याद आ गया? वो हाँ सर, याद आ गया। बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर बताइए, किसी विलयन में अगर हम लोग सॉल्यूट को मिलाते जा रहे हैं किसी सॉल्यूशन में तो क्या होगा? नॉट अफेक्टेड द वाटर पोटेंशियल एट ऑल। ये तो गलत है भाई। वाटर पोटेंशियल अफेक्टेड तो होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, बट वाटर पोटेंशियल अफेक्टेड तो होगा। अफेक्टेड तो होगा। रेज इज वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। और क्या होगा बताइए? यहां पर होगा क्या? आप बोलेंगे सर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। नहीं, वाटर पोटेंशियल जीरो होता है किसके लिए?
ये प्योर वाटर के लिए होता है, ये प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, जितना साइल्यूट आप मिलाते जाओगे लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल होगा। आप खुद सोचो, अगर वाटर के 100 मॉलिक्यूल हैं, आपने और साइल्यूट ऐड कर दिया तो 100 मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल में कमी आएगी, क्योंकि कुछ क्या करेंगे, सॉल्यूट के साथ भी तो रिएक्ट करेंगे, तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो आंसर बनेगा क्या, आंसर बन जाएगा आपका सी, आंसर बनेगा सी। 18 का आंसर सी बनेगा भाई, बहुत बढ़िया। 18 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। 18 का आंसर सी बनेगा, हाँ लो हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहां पर आपका लिखा है असेंडिंग, मैं इसे डिसेंडिंग कर दे रहा हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर आप करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है भाई, टेक्सोनॉमिक हायरार्की का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। बताइए कौन सा करेक्ट है, इस सवाल को तो करना ही है आपको। बताइए भाई। प्रगति शर्मा जी का आंसर सी आया है। बताइए यहां पर किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, आप कुल मिला के 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी पढ़ते हो, इसेंशियल कैटेगरी पढ़ते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के लिए, मतलब यहां पर फाइलम देखने को मिलेगा, डिवीजन नहीं होगा। 19 का आंसर बनेगा क्या, सूची जी का आंसर आया है बी, मतलब यहां पर देखें तो किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आता, किंगडम के बाद आता है फाइलम। बी में क्या है, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। किंगडम के बाद क्लास नहीं आएगा, किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आएगा, तो आंसर बनेगा क्या, आंसर तो बनेगा बी, आंसर तो बी ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा बी, बहुत बढ़िया। याद करने के लिए हम लोग देख लेते हैं, याद करने के लिए एक तरीका देख लेते हैं। कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्मूथली, स्मूथली। ठीक, यहां से क्या आया, किंगडम, यहां से आप बोलेंगे सर फाइलम, ये क्लास, ये ऑर्डर, ये फैमिली, ये जीनस, ये स्पीसीज। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं। कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्मूथली। ठीक, तो किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, जीनस आएगी, स्पीसीज आएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। सर गलत देखा आपने, बी बोला था, बी बोला था। अरे आप पिछले सवाल का कमेंट था वो भाई, अरे प्रगति शर्मा जी वो पिछले सवाल का कमेंट था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका ना, वो इसका कमेंट आपका था, 18 नंबर था, तो उसको हमने सी बोला था, परेशान मत होइए। आंसर यहां पर आपका बन जाएगा बी वाला, आंसर आपका बनेगा भाई बी वाला। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन भाई। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब दीजिए, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो गई है ना। आपसे बोल रहा है इन जीन थेरेपी, इन जीन थेरेपी एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडीए डिफिशियंसी है, द पेशेंट रिक्वायर पेरियोडिक इन्फ्यूजन। पेशेंट पेरियोडिकली क्या ले रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, बिकॉज एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को संबद्ध आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु को देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्यों जरूरत पड़ती है, हमेशा हमेशा क्यों उसको लिम्फोसाइट देना पड़ता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट देना पड़ता है। पढ़ते हैं हम लोग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल, बिल्कुल सही है भाई, इमोर्टल नहीं होता। जेनेटिकली जो आपका
जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट होगा वो अमर थोड़ी होता है। बिल्कुल सही है, नॉट इमॉर्टल। अब वो मरेगा, अमर है नहीं, मरेगा भाई। अगर वो मरेगा, अगर जो भी लिम्फोसाइट दिया जा रहा है उसकी एक लाइफ स्पान है तो वो मरेगा ही मरेगा। और मरेगा तो प्रॉपर आपको क्या करना है, पीरियोडिकली इन्फ्यूजन कराना है। तो करेक्ट आंसर तो आपका ए वाला ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर तो आपका ए वाला ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर तो ए ही हो जाएगा। रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट। नहीं भाई, लिम्फोसाइट में नहीं इंट्रोड्यूस करते। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मारो प्रोड्यूसिंग एरिया इंट्रोड्यूस इनटू सेल ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपसे मेन रीजन पूछ रहा है, किसके लिए? आपसे मेन रीजन पूछ रहा है कि भाई हमको एक पार्टिकुलर टाइम में चीजें लेनी पड़ती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि लिम्फोसाइट का एक लाइफ स्पैन होगा। लिम्फोसाइट क्या करेगा, अमर नहीं है कि एक बार चढ़ा दिए तो बॉडी में हमेशा रहेगा। आपको बार बार इंजेक्ट कराना पड़ेगा। हाँ, बार बार इंजेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इमोर्टल होता है क्या? ऐसा नहीं है, मोर्टिलिटी होती है उसकी, एक लाइफ स्पान होगा, उतने दिन में वो मर जाएगा, इसलिए पीरियोडिकली लेना पड़ता है। तो आंसर बनेगा क्या? अब बोलेंगे सर ए होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको बोलते हैं सीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। सूक्ष्म जीवों की पहचान करिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन करेगा। बताइए साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन कौन करता है, प्रोडक्शन कौन कराता है? बहुत छोटा दिख रहा है सर। नहीं, कुछ सवाल छोटे थे, अभी नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भाई, 21 नंबर क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चंस में छोटा हो गया है ना, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े थे। हिंदी इंग्लिश दोनों था ना। देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों होने पर स्टेटमेंट के अगर सवाल होते हैं तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? साइक्लोस्पोरिन ए, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रेप्टोकोकस सेरीवाइसी, ये तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ, सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी होता है। हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपका इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका यूज किया जाएगा कहां पर? आप बोलेंगे सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर से आपका सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। चीजें क्लियर हैं? हाँ, सबका जवाब बी आ रहा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टैटिन। स्टैटिन कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? स्टैटिन कहां से निकाला जाएगा? बताना है आपको। स्टैटिन का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा? स्टैटिन, स्टैटिन का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा? स्टैटिन का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा? जवाब सबका बी आया है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन अभी बताना है स्टैटिन का कहां से होगा एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन। स्टैटिन का कौन कराता है? ये दोनों बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन दोनों। हाँ बताइए भाई, स्टैटिन का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा? तो आप बोलेंगे सर ये होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कराता है, लोअरिंग एजेंट होगा, लोअरिंग एजेंट होगा। और इसका एक्सट्रैक्शन होगा कहां से? एक्सट्रैक्शन कहां से होगा भाई? स्टैटिन का, हाँ, मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट होता है। किससे? आप बोलेंगे सर मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टैटिन का क्या करते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन कराते हैं, जो कि फंगस है, एक ईस्ट है। ठीक, तो यहां पर तो आंसर आपका बी बना। एक एडिशनल सवाल हमने यहां पर ऐड कर दिया स्टैटिन को लेकर। चीजें क्लियर हैं? अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किस एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है, जैसे क्रॉप और गिजर्ड? क्रॉप और गिजर्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एडिशनल चैम्बर हैं किस एनिमल में? किन प्राणियों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलता है? क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलता है, बताइएगा, यहां पर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 नंबर क्वेश्चन भाई, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। आप बोलेंगे सर पाओ,
पावो का मतलब क्या है? पावो का मतलब क्या है भाई? 22 का सी आ रहा है कुछ लोगों का, जुलाजी वाला भाई साहब का आंसर आ गया है ए। देखो पावो को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं मयूर या मोर, इसे बोल देंगे मयूर या मोर। सीटाकुला का मतलब क्या है? तोता, इसका मतलब होता है तोता। और कोरवश का मतलब क्या होता है? कौवा, इसका मतलब हो जाता है कौवा। ठीक है, इसको बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस, मयूर, तोता, कौवा, ये तीनों होते हैं बर्ड, ये तीनों होते हैं बर्ड। और बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलेगा, तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए। बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलेगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर आपका होगा ए, बिल्कुल हाँ, आंसर आपका बनेगा ए। यहां पर कैमेलियन दिया गया है, यहां पर बेंगेरस दिया गया है, और यहां पर आपका क्रोकोडाइलस दिया गया है, तो यहां तो ऐसा कुछ होना नहीं है भाई। बैलेनोप्टेरा वेल के बारे में बोला गया है, तो यहां पर आंसर बनेगा क्या? आंसर आपका बन जाएगा ए। क्या बनेगा भाई? ए बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आपका ए बनेगा। अगला सवाल, यहां पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 है, ये है 8, ये बी नहीं है, ये 8 है, ठीक, ये है 8। इफ 8 ड्रासोफिला इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में 8 ड्रासोफिला पॉपुलेशन, लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग, देखो 80 पॉपुलेशन है ड्रासोफिला की एक लैब में, जिसमें 8 मर जा रही हैं ड्यूरिंग अ वीक, एक सप्ताह में 8 की डेथ हो गई। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन, आपको डेथ रेट के बारे में बताना है, पॉपुलेशन में डेथ रेट के बारे में आपको बताना है। डेथ रेट क्या होगा? यदि ड्रासोफिला एक प्रयोगशाला की समष्टि के एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती हैं, 80 में से 8 मर जाती हैं, तो मृत्यु दर क्या होगा? डेथ रेट क्या होगा? किसी प्रयोगशाला में 80 ड्रासोफिला थी जिसमें 8 मर जा रही हैं ड्यूरिंग अ वीक, एक सप्ताह में, तो यहां पर डेथ रेट क्या होगा? कुछ लोगों का आंसर 0 आ रहा है, कुछ का 10 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, कुछ का 1.0 आ रहा है। हाँ, जुलाजी वाला भाई साहब का आंसर आ गया है, सुची जी का आंसर आया है 0.1, यहां पर आंसर तो होगा 0.1 है। ठीक है, देखो निकालते कैसे हैं डेथ रेट। डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला होगा कितने इंडिविजुअल ऐड हुए या कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई। डेथ रेट निकालने का एक फार्मूला होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेथ, और यहां पर नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप बोलेंगे सर कुल मिला के 8 लोगों की डेथ हुई है और थे कितने? 80 थे, तो जब आप कट करोगे तो 0.1 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आंसर आपका क्या आएगा? 0.1 आएगा। बहुत बढ़िया, अरे भाई आंसर 0.1 आएगा, बी की जगह सी है, कोई बात नहीं है, बदल देते हैं, अगर उल्टा हो गया है तो बदल देते हैं, इसे कर देते हैं बी और इसे कर देते हैं सी, ये तो अपने हाथ में है ना, कोई बात नहीं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई, कौन सा फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई सिक्रीशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कराएगा? अच्छा, ऑप्शन ऊपर नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑप्शन को भी ठीक कर दिया है। सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होगा वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कराएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के श्रवण द्वारा नहीं होता? डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है यहां स्टार्च का माल्टोज में टूटना, स्टार्च से माल्टोज बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटा ना माल्टोज में, यहां पर आंसर होगा क्या? कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है, नहीं भाई, यहां पर डाइसैकेराइड का क्या होता है? डाइजेशन नहीं होता, यहां पर डाइसैकेराइड का डाइजेशन नहीं होता, डाइसैकेराइड के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल जूस चाहिए,
इसके लिए चाहिए इंटेस्टाइनल जूस। देखो होगा क्या, होता एक्चुअल में क्या है, ये आपका क्या है, स्टार्च है, यहां पर स्टार्च है, स्टार्च पर सेल्यूरी एमाइलेज काम किया, यहां पर सेल्यूरी एमाइलेज काम किया, इसे बना दिया माल्टोज में, इसे बनाया माल्टोज में। अब ये माल्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, ये माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, और इस माल्टोज पर काम करेगा एंजाइम माल्टेज, और माल्टेज का सोर्स होता है इंटेस्टाइनल जूस। अब ये माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना लेगा, क्या बना लेगा, ग्लूकोज। तो सेल्यूरी एमाइलेज का काम तो यहीं पर खत्म हो गया माल्टोज बनाने में ही। ये वाला फंक्शन परफॉर्म कौन कराया, तो आप बोलेंगे सर डाइसैकेराइड का, डाइसैकेराइड को कोई नहीं तोड़ेगा, सिर्फ तोड़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। कौन, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। तो डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड नहीं कराता कौन, सेल्यूरी ग्लैंड। हाँ, पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन करा देगा किसमें, डाइसैकेराइड में। चीजें क्लियर हुई, हाँ ए ही होगा, आंसर ए बनेगा भाई, सी नहीं बनेगा, आंसर ए बनेगा। अगला सवाल, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है, पावो, यहां पर लिखा है पावो, ऑर्निथोराइंकस, सैलेमेंड्रा, या आपका हिपोकैम्पस। जवाब दीजिए, हिपोकैम्पस भाई, ए ही होगा, बिल्कुल सबका जवाब ए आया है, बड़ी अच्छी बात है। 25 नंबर क्वेश्चन को तो देख लिया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन भाई, आप बोलेंगे सर पावो जो होता है ये तो बर्ड होता है, यहां पर यूरिक एसिड का सिक्रीशन क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में होगा, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में होगा, बिल्कुल सही है। ऑर्निथोरिंकस क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो मैमल्स है, ये तो मैमल्स है, यहां यूरिया का सिक्रीशन होगा, यूरिया का सिक्रीशन होगा। सैलेमेंड्रा की बात करें एम्फीबियंस है, ये एम्फीबियंस है, यहां अमोनिया यूरिया दोनों हो सकता है, अमोनिया और यूरिया दोनों हो जाएगा। और यहां पर बात कर लें हिप्पोकैम्पस, ये बोनी फिश होती है, ये बोनी फिश होगी, यहां अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा, यहां अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा। तो बताइए यूरिक एसिड ही तो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में बनता है, तो आंसर आपका हो जाएगा पावो। आंसर क्या होगा भाई, आप बोलेंगे सर पावो, आंसर हो जाएगा पावो। बहुत बढ़िया, यूरिक एसिड, आंसर सबका ए आया है, हाँ बहुत अच्छी भाई, करेक्ट आंसर यही होगा, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन, डेट्रिटिव वोर्स ब्रेक डाउन द डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डेट्रिटिव वोर ब्रेक डाउन करता है डिट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में, इसे बोला क्या जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। बिल्कुल सैलेमेंड्रा क्या होता है, एम्फीबियंस होता है। दोनों कंडीशन, अगर वो लैंड पर है तो यूरिया, और अगर वाटर में है तो क्या कर जाएगा, अमोनिया का क्या करेगा, एक्सक्रीशन कर जाएगा भाई। हाँ, हिपोकैम्पस बोनी फिश होता है, वो अमोनिया का एक्सक्रीशन कराएगा। चलिए यहां पर बताइएगा, यहां पर डेट्रिटिव वोर की अगर बात करें, जो डिट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ रहा है, आप बोलेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, इसका जवाब होगा फ्रेगमेंटेशन। और अर्थवर्म यहां पर हो सकता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका हो सकता है अर्थवर्म, एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थवर्म, एग्जाम्पल होगा अर्थवर्म, एग्जाम्पल होगा अर्थवर्म। 26 का सी होगा आंसर। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, डेट्रिटिव वोर फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिट्राइटस का स्मॉलर पार्ट में टूटना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि डिट्राइटस का स्मॉलर पार्ट में टूटना, बट बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम के प्रेजेंस में। यहां अर्थवर्म ये काम कर रहा है। डीकंपोजिशन का मतलब होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटना। तो आंसर तो आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, आंसर तो आपका फ्रेगमेंटेशन ही होगा, आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन, आंसर आपका बनेगा भाई फ्रेगमेंटेशन, आंसर बन जाएगा फ्रेगमेंटेशन। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन भाई, 27 नंबर क्वेश्चन।
आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम, निम्नलिखित में से कौन सा रोग और एवं लक्षणों से सही मेल है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए भाई। हाँ, ह्यूमस का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन बोला जाता है और ह्यूमस में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ये कोलाइडल होता है, एमार्फस सब्सटेंस होता है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी यहां पर नहीं होती, या अगर माइक्रोब्स यहां पर इंटर करेगा तो ये किल कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट मैच देखना है डिजीज और उसके सिम्टम को लेकर, करेक्ट मैच देखना है। आप बोलेंगे सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिजीज, क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोइम्यून डिजीज है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये होती है जेनेटिक डिजीज। कैसी डिजीज? ये जेनेटिक डिजीज होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज होगी। आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टिटेनी, यहां पर टिटेनी लिखा हुआ है भाई। बोल रहा है टिटेनी हाई कैल्शियम लेवल, नहीं लो कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल कम होता है। और मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ये जेनेटिक नहीं, ये ऑटो इम्यून होता है, ये ऑटो इम्यून होता है, न कि जेनेटिक होगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही वाला सिर्फ बी है, आर्थराइटिस को इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं। अरे डी नहीं होगा महबूब आलम जी, आंसर आपका बनेगा बी। मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होता है, न कि जेनेटिक डिसऑर्डर। मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होगा, न कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपका आंसर बन जाएगा क्या? हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज होगा, आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बनेगा बी, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, आंसर आपका बनेगा भाई बी जी। ऑटोइम्यून डिजीज आपका हो जाएगा मिस्थेनिया ग्रेविस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। आपसे बोल रहा है नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग मतलब कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है, बताइए। प्रोवाइड सरफेस फॉर CO2 एंड O2, तो ये बात कर रहा है एल्वियोलाई की, ये बात कर रहा है एल्वियोलाई की, और ये पार्ट होता है एक्सचेंज का, ये एक्सचेंज पार्ट होता है, न कि कंडक्टिंग पार्ट। ये एक्सचेंज पार्ट होता है, ये पार्ट होगा एक्सचेंज का, न कि कंडक्टिंग का। आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर 28 का ए ही इनकरेक्ट है। 28 का ए ही इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहा है। आपसे पूछा है नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा? क्लियर करेगा एयर को फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई करेगा, आर्द्रता को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को भी क्या करेगा? मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर पर लाता है। तो आंसर होगा क्या? आप बोलेंगे सर ए वाला आंसर होगा, आंसर होगा ए। बड़ी अच्छी बात है, सबके जवाब ये आ रहे हैं। चलिए भाई अगला सवाल। अभी देखिए जितने लोग जुड़े हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने लोग जुड़े हैं, लाइक्स मुझे कम दिख रहे हैं, जुड़े कुछ ज्यादा लोग हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? निम्नलिखित में से अंतःद्रवी जालिका के विषय में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? कौन सा कथन असत्य है या गलत है? ठीक है भाई। चलिए यहां पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, SCR आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है भाई, ये तो करेक्ट है, गलत होने का सवाल नहीं। और क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर सेकंड पढ़ लेते हैं। RER है राइबोसोम अटैच्ड टू ER, ये भी सही है। SER डिवाइड राइबोसोम, ये भी सही है, SER में कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता।
इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट। अरे भाई प्रोकैरियोट में कोई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ही नहीं, वहां पर सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपका नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट के केस में। तो आंसर आपका बन जाएगा डी। प्रोकैरियोट के केस में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलता, प्रोकैरियोट के केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलता, तो RER SER का तो खेल ही नहीं है। अरे भाई RER और SER का तो खेल ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट की बात हो रही है और प्रोकैरियोट में वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड। विटामिन एवं खनिज की उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों की प्रजाति करने को करते हैं। बताइएगा, यहां पर बोल रहा है कि ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऐसी क्रॉप जिसमें हायर लेवल के विटामिन्स और मिनरल्स हों, हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट हों, इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे क्या? हाँ भाई RER ही नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट में। यहां पर बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का डी। निकिता जी का आंसर आ गया है, जुलाजी वाला का आंसर आ गया है, सब का आंसर डी आ रहा है, अनुराधा जी का आंसर बी आया है। इसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, इसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर टॉक्सिकेंट का क्या हो, एक्यूमुलेशन होता जाए। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब यह है कि हम खा चीजों को ज्यादा रहे हैं, एक्सक्रीट कम कर रहे हैं, तो जो बचेगा वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, उसी को बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। बायो रिमेडिएशन का मतलब है कि माइक्रोब्स का यूज करके ग्राउंड वाटर को और सॉइल को हम लोग क्या करें, क्लीन रखें, उसको फ्रेश रखें, इसको बायो रिमेडिएशन बोलेंगे। आंसर तो यहां पर आपका बन जाएगा डी, बायो फोर्टिफिकेशन। चलिए आंसर बनेगा डी, बायो फोर्टिफिकेशन। और सूची जी बोल रहे हैं न्यू क्वेश्चन, स्टार सवाल है। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई। आइए अगला सवाल, रिगार्डिंग मियोसिस, मियोसिस के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? मियोसिस के लिए कौन सा मिसटाइप हुआ सर जी? अरे कोई बात नहीं अनुराधा जी, कोई बात नहीं भाई, आप बताओ यहां पर मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा भाई? जवाब दीजिए, मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, बिल्कुल सही है। 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं मियोसिस सेकेंड के लास्ट में, ठीक है। देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, बोल रहा है एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। अरे नहीं भाई, एक बार ही डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, एक बार डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। अभी समझा देता हूं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस, ये भी सही है। यहां जाइगोटीन की बात किया, यहां पैकिटीन की बात किया, तो डी वाला भी तो करेक्ट है, सी वाला ही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट सी वाला है, सी वाला ही आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और यही आपका आंसर बनेगा। देखो होता क्या है, जनरली होता क्या है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में ये जो छोटा सा स्पेस होता है, शॉर्ट लिव्ड फेज होता है, इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में यस फेज नहीं चलेगा, यहां पर यस फेज, यहां पर सिंथेटिक फेज नहीं होता है, यहां पर एस फेज नहीं देखने को मिलेगा। मियोसिस फर्स्ट के पहले इंटरफेज एक बार होता है, यहां पर इंटरफेज स्टेज आती है, यहां पर यस फेज देखने को मिलता है।
तो एक बार डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन वन टाइम होगा, एक बार डीएनए का रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा, डीएनए का रिप्लिकेशन एक बार देखने को मिलेगा। यहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये शॉर्ट लिव्ड फेज होता है जिसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, इसे इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का जो शॉर्ट लिव्ड स्टेज है इसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और मियोसिस फर्स्ट के पहले आपका इंटरफेज चलता है, यहीं पर एस फेज होगा, यहीं पर एक बार डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, वन टाइम डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। तो आंसर बनेगा क्या? आपका आंसर इस कारण से सी वाला होगा, यही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड नहीं होगा, मियोसिस फर्स्ट लिखा होता तो आंसर हम लोग मार ले जाते। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के किस स्टेज में oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड, जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? बताइए oogenesis कब आरंभ होता है? oogenesis कब आरंभ होगा भाई? oogenesis कब आरंभ होगा? जवाब दीजिए मुझे। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए भाई। oogenesis के बारे में बताइए। oogenesis का इनिशिएशन कब होगा? क्या एडल्ट स्टेज में, क्या प्यूबर्टी के स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में, या बर्थ के स्टेज में? बताइएगा भाई। आंसर आ रहा है जुलाजी वाला का सी, जुलाजी वाला भाई साहब का आंसर आया है सी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। कहां पर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही क्या होता है? oogenesis स्टार्ट हो जाती है। आंसर बनेगा सी, आंसर बनेगा सी, बी नहीं होगा, आंसर सी होगा। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा है 1 मिलियन ऊगोनियम। 1 मिलियन क्या होता है? ऊगोनियम मदर सेल, ऊगोनियम मदर सेल फार्म्ड इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी। किसी एक ओवरी में करीबन 1 मिलियन ऊगोनियम मदर सेल, ऊगोनियम मदर सेल भाई, ऊगोनियम मदर सेल, 1 मिलियन ऊगोनियम मदर सेल एक ओवरी में बन जाता है। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी के टाइम पर कितना बचेगा फॉलिकल, कितने मैच्योर फॉलिकल बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 ईच ओवरी, ईच ओवरी, ईच ओवरी। 60 से 80,000 क्या है? मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। 60 से 80,000 मैच्योर फॉलिकल बची हुई होती है प्यूबर्टी के टाइम पर एक ओवरी में। एक ओवरी की बात किया है, 1 मिलियन ऊगोनियम मदर सेल क्या होता है? फार्म होता है ईच ओवरी में। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। यहां तक चीजें शायद क्लियर हो गई हों, यहां तक चीजें शायद क्लियर हुई हों। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे बोल रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। सूत्री या समसूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। भाई आपसे पूछ रहा है माइटोटिक डिवीजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। ये तो करेक्ट है भाई साहब, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा और आपके सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 450 ओम बनेंगे थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल अच्छी बात है। बनेंगे नहीं, रिलीज होंगे, बनेंगे नहीं महबूब आलम जी, रिलीज होंगे, रिलीज होंगे। किसके कारण? ओवुलेशन के कारण। बने तो बहुत ढेर सारे हैं, 60 से 80,000 एक ओवरी में बना हुआ है मैच्योर फॉलिकल। रिलीज कितना होगा? रिलीज 450 होता है। बनेंगे नहीं, आपका स्टेटमेंट होना चाहिए रिलीज होंगे ओवुलेशन के टाइम पर, रिलीज होंगे। यहां पर ध्यान से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में बोला स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर से टेनाफेज, सही है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी ठीक है। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, अरे भाई सेंट्रोमियर से थोड़ी, काइनेटोकोर से अटैच होता है ये,
काइनेटोकोर से अटैच होता है जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर पाया जाता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो यही इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एट टीलोफेज, तो ये भी करेक्ट है। तो आप बोलेंगे सर इनकरेक्ट ढूंढना था और सी ही इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट ढूंढना था और सी ही इनकरेक्ट होगा, तो आंसर आपका बन जाएगा सी। आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा सी, आंसर बनेगा सी। सर भावनाओं को समझो। अरे महबूब आलम जी, हम तो सब कुछ समझ रहे हैं, भावना समझ रहे हैं भाई आपकी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सबकी कि नहीं? अगला सवाल हम लोग लेते हैं, इसका जवाब हम लोग देखते हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है आज का बेहतरीन सवाल है ये, इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से देखते हैं भाई। यहां पर देखिएगा, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन, किसके बीच में? बिटवीन जीन ए और सी के बीच में 5%, बी और सी के बीच में 15%, बी और डी के बीच में 9%, ए बी के बीच में 20, सी डी के बीच में 24 और ए डी के बीच में 29। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दिस जीन ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम? लीनियर क्रोमोसोम की बात किया है, मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। इसको सॉल्व करिए, आप लोग जवाब दीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन भी यहीं पर कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, सबसे इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पेपर में वो आपकी बनवाएंगे, नहीं समझेगा एग्जामिनर। पेपर में आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा एग्जामिनर। ऐसे सवाल में तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए, ऐसे सवाल में तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए, हमें आंसर पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को तुरंत आंसर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सवाल पर विचार भी करना चाहिए। तुरंत हमें, हाँ, इसे समझना पड़ेगा, इस पर तुरंत आंसर नहीं करना है, क्योंकि डाटा है ना। आप आओ समझते हैं हम लोग, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप बोलेंगे सर ए और डी के बीच में 29% है, तो सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले को लेंगे। ये हमने कर दिया किसे? इसे बोला ये ए है और ये डी है। ए और डी के बीच में कितना दिख रहा है? आप बोलेंगे सर 29%। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 29% की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद कौन सबसे बड़ा है। तो सी और डी के बीच में 24% है, तो जाहिर सी बात है 29% ए और डी है, तो या तो सी इस साइड पाया जाएगा या तो सी उस साइड पाया जाएगा। उस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। हम इधर रख लेते हैं, हम यहां पर सी को दर्शा लेते हैं। हम यहां पर किसे इंडिकेट करेंगे? मान लेते हैं यहां पर आपका सी है, ये आपका सी है। अब सी और डी के बीच में 24% है, ये सी डी के बीच में 24% है, ये हो गया आपका डी। अब यहां पर आप खुद सोचो ये कितना हो जाएगा? 24% हम बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ए और सी के बीच में 5% बचेगा, ए और सी के बीच में 5% देखने को बचा। आप देखो ए और सी के बीच में 5% लिखा भी है। ठीक, अब आगे डाटा देखते हैं। इसके बाद हम लोग 20% वाले को, ए और बी के बीच में 20%, तो यहां बी इधर भी हो सकता है, इधर भी। हम यहां पर रख लेते हैं, मान लेते हैं बी यहां पर है, बी कहीं यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने रख लिया, इसे माना ए, इसे मान लिया बी। यहां पर ये हो गया 20%। इसका मतलब बी और डी के बीच में कितना होगा? आप बोलेंगे 9%। यहां पर दिया है बी और डी के बीच में 9%, तो यहां से यहां अगर हम लोग देखें तो बी और डी के बीच में आपको देखने को मिला, ये हो गया डी और यहां हो गया 9%। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर बचा बी और सी के बीच में 15%। आप बताओ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर 5%, इधर कितना है? इधर 9%, तो 5%, 9%, 14% हो गया। तो यहां बी और सी के बीच में कितना बचा? आप बोलेंगे सर इसे हमने बोल दिया सी, यहां पर बोल दिया बी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया 15%। 15% ये हो गया, 5% ये हो गया, 20 हो गया, 9 इधर हो गया, 29% हो गया। तो अब बताइए अरेंजमेंट आया कैसे? अब अरेंजमेंट आया कहां पर? यहां पर अरेंजमेंट सही क्या है? तो आप बोलेंगे सर पहले तो ए दिखा, फिर सी दिखा, फिर बी दिखा, फिर डी दिखा। पहले ए दिखा, देखो यहां से यहां तक बी वाला हम समझ रहे हैं।
ए दिखा, सी दिखा, बी दिखा, डी दिखा, तो आंसर बनेगा क्या? ए सी बी डी। आंसर बनेगा ए सी बी डी। आंसर बनेगा ए सी बी डी। ऐसे सवाल पे थोड़ा सा काम अपने को करना पड़ेगा। तो 34 का आंसर बना क्या? आप बोलेंगे सर ए वाला बना। फिर से बता देता हूं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हमने लिया ए और डी को, ए डी 29%। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 24%, सी और डी के बीच में, उसे हमने यहां पर रख दिया। अब यहां पर सी और ए के बीच में 5% दिया गया है, सी ए के बीच में आप देखेंगे तो 5% शुरू में ही लिखा गया है। यहां तक चीजें क्लियर थी। अब ए और बी के बीच में 20% यहां आपको देखने को मिला, तो हमने बी को यहां बीच में रख दिया। अब यहां पर बी और डी के बीच में 9% ऑलरेडी लिखा गया है। बी और डी के बीच में यहां पर 9% दिया गया है, बी डी के बीच में 9% दिया गया है। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अभी तक चीजें फिर से समझाएं। चलो फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं भाई। देखो थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। ये हो गया आपका 29%, यहां पर ए हुआ, यहां पर डी हुआ, ये हुआ 29%। कितने परसेंट? 29%। सेकंड सबसे बड़ा सी और डी के बीच में 24%। तो यहां हमने अब प्लेस कर दिया, मान लेते हैं यहीं पर सी है, सी को हमने रख दिया यहां पर। अब यहां से यहां तक का हम देखें, आप बताओ ये 29% था, कहां से कहां तक? ए से लेकर डी तक। अब सी से डी के बीच में है 24%, 24%, मतलब सी यहां पर है। अब सी और ए के बीच में बचा कितना? आप बोलेंगे सर 29 पूरा था, 24 यहां अगर यूज हो गया तो यहां 5% ही तो दिखा आपको, यहां 5% हो गया। यहां तक चीजें क्लियर थी। अब यहां पर देखें तो सबसे 24 के बाद ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 20% फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब बी कहीं यहीं पर होगा बीच में। तो हमने यहां पर रख दिया बी को, यहां पर हमने रखा बी को, ये आपका हो गया बी। ए बी के बीच में कितना है? ये हो गया ए और बी के बीच की फ्रीक्वेंसी, ये हो गई 20%, ये 20% फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां पर ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बी और डी के बीच में कितना है? ये वैल्यू दी गई है, तो आप बोलेंगे सर बी और डी के बीच में हो जाएगा 9%। यहां पर 20 ऑलरेडी हमने यूज किया है, तो यहां पर 9% ही तो फ्रीक्वेंसी बचेगी। फिर से चलें अगर हम पीछे, तो यहां पर बी और सी के बीच में 15% दिख रहा है आपको। आप देखिए ए और सी के बीच में 5%, यहां बी और डी के बीच में 9%, तो 5% और 9% 14% हो गए। और बी और सी के बीच में बचा कितना? आप बोलेंगे सर ये 15% ही तो है, ये 15% ही तो है। ये भी यहां पर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखें तो ए सी के बीच में 5% देख लिया है, बी सी के बीच में 15% भी देख लिया, बी डी के बीच में 9% भी। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखा क्या? तो आप बोलेंगे सर ये ए ही तो है, ए दिखा। उसके बाद क्या दिखा? तो आप बोलेंगे सर सी दिख रहा है। उसके बाद क्या दिखा? तो आप बोलेंगे सर बी दिख रहा है। उसके बाद आपको डी दिख रहा है। तो यही तो हम बताए हैं। हमको अरेंज कैसे करना है? सबसे पहले बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है, उसी के बीच में चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आंसर आपका बनेगा क्या? आंसर आपका बन जाएगा ए वाला। भाई यहां अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए, मैं उसे भी थोड़ा सा और हल्का करने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना? चलिए, चीजें क्लियर हो गई ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, मैचिंग का सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट क्रॉस। चलिए भाई इसे देखते हैं हम लोग। यहां पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इधर बायोलॉजिकल फंक्शन लिखा है। ग्लाइकोजन का फंक्शन आप बोलेंगे सर स्टोरेज करेगा प्रोडक्ट का। ग्लोबुलिन आप बोलेंगे सर प्रोटीन होता है, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी जैसा भी तो बिहेव करता है, एंटीबॉडी बनाएगा। स्टेरॉइड का फंक्शन आप बोलेंगे सर हार्मोन बनाएगा। थ्रोम्बिन क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम बायोकैटलिस्ट होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। आंसर आपका बन जाएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी का सेकंड। आंसर आपका बन जाएगा ए वाला। आंसर आपका बन जाएगा ए वाला।
आंसर बन जाएगा ए वाला। जुलाजी वाला भाई साहब का आंसर आ गया है, आंसर आपका बनेगा ए वाला। ठीक है, ए ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं आपकी? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए भाई, हमने अच्छे से 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप लोगों के लिए जानकारी है, तो बैच से रिलेटेड जानकारी है कि जैसे एमपी टेट वर्ग टू मेंस साइंस के लिए हमारा एक बैच चल रहा है। मेंस साइंस के लिए एक बैच चल रहा है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलने वाली है। सेकेंड बैच है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10th वर्ग का। क्या है भाई? साइंस 9-10th वर्ग वालों के लिए क्या है? हमारा दूसरा बैच है। थर्ड बैच है एनवीएस टीजीटी 2024, एनवीएस टीजीटी 2024। तो टोटल 3 बैच चल रहे हैं हमारे, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलने वाली है। आप लोगों को 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जिन्हें भी बैच ज्वाइन करना है या इससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो अभी आज टीचर्स डे है, तो थोड़ा सा हम लोग, टीचर डे है ना, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी भी निकट भविष्य में सभी भावी टीचर होंगे, कुछ लोग पढ़ा भी रहे होंगे, तो आप सभी को टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मतलब मेरा कहना है कि पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, कोई लिमिटेशन नहीं है बायोलॉजी की, इवन किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। और जीवन में हर कोई कुछ न कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, आप भी बहुत सी चीज़ें मुझे सिखा रहे हो। कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो उसे देखकर हम भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो सिखा एक दूसरे को हम दोनों लोग रहे हैं। तो हर कोई टीचर है दुनिया में, बट एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। बस नेचर भी हमको बहुत सी चीज़ें सिखाती है। तो एकदम आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए भाई इतना ही, और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।